अपन ने पूर्व क्लास के अंदर यानी पूर्व वीडियोज के अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF और गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करना यानी दो प्रमेय अंकगणित की मूलभूत प्रमेय या आधारभूत प्रमेय तथा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अध्ययन कर लिया। यानी 1.2 प्रश्नमाला अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। अब इसके बाद में अपन आते हैं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। यानी अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्या जिनका रूट पूरा पूरा नहीं निकलता हो, यानी सामान्य भाषा के अंदर है अपनी, जिनका वर्गमूल निकालें वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता हो, यानी अपूर्ण वर्ग संख्या, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, पाई है। यदि इनका वर्गमूल निकालें अपन तो इनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता। तो ये सब अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। अपरिमेय संख्या जैसे किसी परिमेय संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या को जोड़ दें तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए परिमेय व अपरिमेय, ये परिमेय जो अपरिमेय जो संख्या है इसमें दो पद हैं। पहला पद परिमेय है, दूसरा अपरिमेय है। फिर भी ये परिमेय है, लेकिन ये जो अपरिमेय संख्या है इनमें केवल एक पदीय संख्या है। तो दो तरह की संख्या हो गई अपने पास, एक सिंगल पदीय और एक जिसमें एक से अधिक पद हो। दो तरह की अपरिमेय संख्या होती हैं। और अब यहाँ पर अपन एक प्रमेय यानी प्रमेय है आपकी 1.3। यदि अपने पास यदि P एक अभाज्य संख्या A² को विभाजित करती है, तो P एक को भी विभाजित करेगी, एक को भी विभाजित करती है। कहने का मतलब ये है किसी भी अभाज्य संख्या का भाग किसी वर्ग में दें और भाग देने पर भाग पूरा पूरा जाता हो तो उसका वर्गमूल निकालने के पश्चात भी उसे अभाज्य संख्या का भाग उसमें पूरा पूरा जाता है। यानी वर्ग में आप P का भाग देंगे, भाग पूरा पूरा जाएगा। विभाजित का अर्थ होता है भाग पूरा पूरा जाना। तो फिर बिना वर्ग A में भाग देंगे तब भी P का पूरा पूरा भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अपन ये लिख दें कि 4 का होल स्क्वायर बटा 2, ये दो अभाज्य संख्या है। जबकि 4 का वर्ग में भाग दे रहे हैं, 4 के वर्ग में भाग देंगे 8 बार गया, इसलिए 4 में 2 का भाग देंगे तब भी भाग पूरा पूरा ही जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रमेय हो गई आपकी कि वर्ग में किसी अभाज्य संख्या का भाग दें तो उसके विदाउट वर्ग में भी उस अभाज्य संख्या का भाग पूरा पूरा ही जाता है। और इस प्रमेय का प्रयोग करके अपन अपरिमेय संख्याओं को ये सिद्ध करेंगे कि वो एक अपरिमेय संख्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर परिमेय संख्या कौन सी होती है?
परिमेय संख्याओं का अर्थ होता है p/q रूप वाली, ये परिमेय संख्या है। और इसके अंदर p तथा q अंश व हर इन दोनों के गुणनखंड करें तो गुणनखंडों में से कोई भी गुणनखंड सार्व नहीं आना चाहिए, अर्थात p व q में एक ही संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, तो वो कहलाती हैं p व q अभाज्य, यानी p और q अभाज्य भी होनी चाहिए और q का मान डज नॉट इक्वल 0 भी होना चाहिए, तो वो उचित परिमेय कहलाता है। और यदि p व q भाज्य संख्या हो जाए सहभाज्य, यानी दोनों के अंदर किसी एक गुणनखंड का कॉमन आना, p का और q का यदि अपन गुणनखंड करें तो गुणनखंडों में से कोई गुणनखंड सार्व आ जाता है, यानी p में q में एक ही संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाए तो p और q सहभाज्य संख्या होती हैं, और यदि एक ही संख्या का भाग नहीं जाए तो वो अभाज्य संख्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन में आपको लिख देता हूँ, इसे याद रखना। अभाज्य संख्या दो संख्या के गुणनखंडों में कोई गुणनखंड सार्व नहीं हो, अर्थात दो संख्याओं में एक ही संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। विभाजित नहीं हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। और एक होता है सहभाज्य, दो संख्याएं एक ही संख्या से विभाजित हों, या फिर इसको अपन यूँ लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कम से कम एक गुणनखंड सार्व हो, एक गुणनखंड सार्व हो तो वो सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब इन सहभाज्य और अभाज्य संख्याओं के आधार पे हम ये सिद्ध करेंगे कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब अपरिमेय संख्याओं के अंदर आपको बताया कि दो प्रकार की संख्या होती हैं, एक तो केवल एक अंक वाली यानी एक पदीय, और एक दो अंक वाली या दो पदीय संख्या। जैसे दो अंक वाली ये भी हो सकती है 3√7। अब इसमें अंक दो हैं, गुणा में है। एक दो पद वाली संख्या ऐसे होती है, इसमें दो पद है। एक ऐसी अपरिमेय संख्या होती है जिसमें सिर्फ एक ही संख्या एक ही पद है। तो
तो इनको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए अलग विधि काम में लेंगे, इस प्रकार की संख्याओं को सिद्ध करने के लिए एक अलग विधि काम में लेंगे। तो दोनों विधियों के एक एक प्रश्न बता देता हूँ, फिर आप लोग सभी प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ हल कर पाएंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न आता है, एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ। एग्जाम्पल वैसे बुक में भी है, सिद्ध कीजिए। √2 अपरिमेय संख्या है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर एक अंक वाली संख्या है, यानी एक ही पद है, एक ही अंक है। तो इस प्रकार की संख्याओं को सिद्ध करने के लिए ये अपना एक मेथड होगा। सबसे पहले अपन ये मान लेते हैं इसको कि ये परिमेय है। क्या माना हमने? माना √2 परिमेय संख्या, ये मान लिया अपन। और ये मानते हुए जब इसको हल करें और अंत में ये आ जाए कि ये परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये जो अपन ने माना इस कथन का वहाँ पर क्या होगा? विरोध हो जाएगा। यानी अपन कोई बात कहें, कोई भी कथन कहें और उस कथन का विरोध हो रहा हो, तो इसका अर्थ हुआ कि जो कथन अपन कह रहे हैं या जो कथन अपन मान रहे हैं, जो परिभाषा हमने मानी वो गलत है, अर्थात उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है या वो दोषपूर्ण है, तभी तो विरोध होता है, अन्यथा तो विरोध नहीं होता, सहमति होती है। इसलिए यदि ये जो कथन अपन ने माना, √2 को हमने परिमेय माना, यानी p/q रूप वाली संख्या मानी। अब यदि इसका विरोध हो जाता है, विरोध हो जाएगा, तो अपन क्या लिखेंगे कि ये परिमेय नहीं, अपरिमेय है। यदि इस कथन का, माने हुए कथन का विरोध हो, तो अंत में अपन को यही लिखना पड़ेगा कि माना हुआ कथन गलत था, अर्थात उसका उल्टा होगा। √2 को हमने परिमेय माना, परिमेय होने का विरोध होगा, तो ये अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। ओके, तो आइए आगे हल करते हैं। इसलिए √2 बराबर हम लिख सकते हैं p/q। भाई परिमेय का अर्थ तो p/q रूप ही होता है, जहाँ p व q से अभाज्य पूर्णांक है। ये पूर्णांक है। किताब की नकल करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमने p/q माना। हो सकता है किताब में a/b मान रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन a और b दोनों पूर्णांक होंगे। पक्षांतरण करके या इसका वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, इधर आएगा p²/q²। पक्षांतरण करने पर p² बराबर 2q², यही तो प्राप्त हुआ। या फिर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, चलो इस पक्षांतरण को मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2q² बराबर p², या q² बराबर p²/2। इसका अर्थ क्या हुआ भाई कि p² में 2 का भाग दिया जाए तो भागफल q² आता है। या फिर इसको आप ऐसा उल्टा लिख ले, भाई इस तरह से समझ में नहीं आता है तो आप पहले जैसा लिख लो,
कि पी स्क्वायर बराबर 2q²। फिर पक्षांतरण करें तो q स्क्वायर 2 इधर भाग में आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि पी स्क्वायर बटा 2 इस संख्या के वर्ग में 2 का भाग दिया और भाग कितनी बार गया? q स्क्वायर बार। लेकिन जब वर्ग में 2 का भाग दे रहे हैं तो भागफल आ रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो फिर p में भी भाग देंगे 2 का तो भाग तो पूरा पूरा ही जाएगा, क्योंकि अभी अपन ने प्रमेय पढ़ी थी 1.3 कि वर्ग में अभाज्य संख्या का भाग दोगे। अब ये अभाज्य संख्या ही तो है 2, वर्ग में अभाज्य संख्या का भाग देंगे तो फिर इसके बिना वर्ग में भी 2 का भाग पूरा पूरा ही जाएगा प्रमेय 1.3 के अनुसार। तो अपन ये मान लेते हैं, इसलिए p बटा 2 बराबर c, ये मान लिया। और ये क्यों माना? क्योंकि ये प्रमेय के अनुसार है। प्रमेय 1.3 से p स्क्वायर 2 से विभाजित चलो ये यहाँ पर नहीं मान के मैं नीचे लिख देता हूँ बुक के अनुसार। यहाँ पर अब प्रमेय लगा रहा हूँ मैं कौन सी? 1.3 प्रमेय का प्रयोग करें तो यहाँ पर अपन लिखेंगे p स्क्वायर 2 से विभाजित, ये p स्क्वायर 2 से विभाजित है इसलिए p भी 2 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। p भी 2 से विभाजित होगी। और ये अपन मान लेते हैं, माना कि जब p में 2 का भाग दें तो भाग c बार जाता है। भाई p स्क्वायर में 2 का भाग दिया तो इतनी बार जा रहा था, लेकिन p में 2 का भाग दे तो भागफल कितना आएगा ये अपन को पता नहीं है, लेकिन भाग तो पूरा पूरा जाएगा प्रमेय के अनुसार, इसलिए इसको हमने ये मान लिया। अब 1 नंबर तो आप ये लिख सकते हैं कि p में 2 का भाग जाता है। अब इसके बाद में देखिए q में भी 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? p स्क्वायर बटा 4 बराबर c स्क्वायर। इसको भी अपन पक्षांतरण कर लेते हैं। p स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, लेकिन p स्क्वायर मीन्स यहाँ से मान रख दो, p स्क्वायर का ये मान है, p स्क्वायर की जगह 2q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, या फिर q स्क्वायर बराबर अपन लिखें तो 4c स्क्वायर बटा 2, या फिर इसको भी अपन ऐसे नहीं लिख करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 2q स्क्वायर बटा 4 बराबर c स्क्वायर, यानी q स्क्वायर बटा 2 बराबर c स्क्वायर। इसका अर्थ ये हुआ कि q स्क्वायर 2 से विभाजित है। q स्क्वायर में 2 का भाग दिया तो इतनी बार जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर 2 से विभाजित, ये 2 से विभाजित हो गया, इसलिए q भी 2 से विभाजित। ये प्रमेय आपकी 1.3 से
1.3 प्रमेय के अनुसार फिर क्यू में भी 2 का भाग जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2, अर्थात समीकरण 1-2 से, समीकरण 1 व 2 से P व Q दोनों 2 से विभाजित, दोनों 2 से विभाजित है। और जब ये दोनों 2 से विभाजित हैं, अर्थात दोनों में 2 का भाग जा रहा है, एक अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, तो फिर ये P और Q क्या हो गए? सहभाज्य। इसलिए P व Q अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, ये दोनों अभाज्य नहीं है। और जब ये दोनों अभाज्य नहीं है तो √2 परिमेय भी नहीं है। भाई परिमेय के लिए तो P और Q अभाज्य होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो अभाज्य है ही नहीं, और अभाज्य नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? इसलिए √2 को आपने जो परिमेय माना उसका विरोधाभास हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? इसलिए माना हुआ कथन का परिमेय होने का विरोध, परिमेय होने का विरोध होता है। भाई माना हुआ कथन आपका परिमेय था और इस परिमेय होने का विरोध हो रहा है इससे। यदि ये सहभाज्य अभाज्य आ जाती तो फिर ये कथन सत्य हो जाता, यानी ये परिमेय हो जाती, लेकिन इसका तो विरोध हो गया। यहाँ पर विरोध हो गया तो आप क्या लिखेंगे? इसलिए √2 अपरिमेय है, अपरिमेय है। भाई परिमेय होने का विरोध हुआ, जब परिमेय होने का विरोध हुआ तो अपरिमेय हुई कि नहीं? तो इस प्रकार से ये √2 अपरिमेय सिद्ध करेंगे। इसी तरह से √2 की तरह ही आप √3 को, √5 को, √7 को इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो ये सिंगल पद, ये सिंगल अंकीय संख्या के ऊपर रूट आए और उसको अपरिमेय सिद्ध करना हो तो उन सब के लिए यही मेथड होगा। ओके, अब देखो मैं इसमें आप लोगों को √2 का था, अब मैं √3 का बता रहा हूँ। तो जहाँ पर भी 2 लिखा है इसी के अंदर आप 3 लिख दें, और जहाँ पर 4 लिखा है तो 3 का वर्ग 9 लिख दें। तो जैसे मान लो कि अब यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के इसके स्थान पे √2 के स्थान पे 3 लिख दिया, तो जहाँ भी 2 है वहाँ पर 3 लिखते जाओ, 3 का हो जाएगा, ये 3 हो गया। वर्ग करेंगे तो अपन जानते हैं इसका वर्ग रूट हट जाएगा। जहाँ भी 2 लिखा है 3 लिखते जाओ, ये 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 3 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा। लेकिन 4 की जगह ये 2 का वर्ग था तो ये 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 होगा, 4 की जगह तो 9 लिखना है, ये 9 लिख दिया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, तो यहाँ पर 3 आ गया। आएगा कि नहीं? तो इस तरह से अपने पास 2 के स्थान पे 3 हो जाएगा। अब आप लिख देंगे यहाँ पर कि ये 3 से विभाजित है। अब 3 से विभाजित हो गए तो यहाँ पर आप √3 लिख देंगे। अब ये √3 का बन गया। 5 का करना हो तो 3 के स्थान पे 5 कर देना, 9 के स्थान पे 25 कर देना। 7 का करना हो तो 3 के स्थान पे 7 लिख देना और 9 के स्थान पे 7 का वर्ग 49 लिख देना। आपका रूट वाली संख्याओं का अपरिमेय सिद्ध करने का यही
आपका एक तरीका है जिसमें आप संख्या बदलते जाइए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो यानी एक प्रश्न समझ में आ जाए आपके, तो आप सभी प्रकार की संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो एक अंक वाली होनी चाहिए, यानी एक पद वाली होनी चाहिए। ओके, तो शेष प्रश्नों को आप हल करने की कोशिश करें, यानी उन पे अभ्यास करें। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 10 है, 5 माइनस रूट 3 दर्शाओ कि अपरिमेय संख्या है। अब इसको दर्शाने से पूर्व देखो आप लोगों ने ये सीख लिया कि रूट 2 अपरिमेय है, रूट 3 अपरिमेय है, रूट 5 भी अपरिमेय है, रूट 7 भी अपरिमेय है। तो इस तरह की संख्या तो अपरिमेय होती ही है। ये अपन ने ये दो सिद्ध भी कर लिया, इसी तरह से ये भी सिद्ध कर सकते हैं, ये भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह की संख्या अपरिमेय होती हैं, और यहाँ पर अपन इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो इसके लिए मेथड अलग होगा, क्योंकि इसमें दो पद हैं, यानी 2 अंक वाली संख्या आ गई है। अब दोनों अंक गुणा में भी हो सकते हैं, योग में भी हो सकते हैं, घटाव में भी हो सकते हैं, लेकिन अंक 2 हैं इसमें, और वो 1 अंक वाली संख्या थी। ओके, तो इस तरह की संख्या को भी हल करने के लिए सबसे पहले आपको मानना तो वही है, माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या माना? परिमेय माना है अपन ने, परिमेय संख्या मानी है, परिमेय संख्या है, ये मान लिया अपन। और जब इसको परिमेय मान लिया तो इस कथन का यदि अंत में विरोध हो जाए, अर्थात ये अपने पास आ जाए कि ये गलत है, तो फिर ये सिद्ध हो जाएगा कि ये अपरिमेय। इसमें भी विरोधाभास होगा, लेकिन इसमें दूसरी स्थिति। इसको समझने से पूर्व आप लोगों को एक बात बता देता हूँ मैं कि पूर्णांक संख्या जो होती हैं, पूर्णांक में पूर्णांक को जोड़ें तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा, पूर्णांक में पूर्णांक को घटाएं तो पूर्णांक ही आएगा। पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करें तब भी पूर्णांक आता है, लेकिन पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दें तो आवश्यक नहीं है कि पूर्णांक आए, आ भी सकता है और नहीं भी आए। जैसे पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ो आप, ये दोनों पूर्णांक हैं, जोड़ने पर पूर्णांक ही आया। पूर्णांक में पूर्णांक घटा दो, दोनों पूर्णांक हैं, घटाने पर -3 भी तो पूर्णांक ही है। पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करके देखो, पूर्णांक ही आएगा। 3 संक्रियाओं में तो पूर्णांक पे पूर्णांक ही प्राप्त होता है, लेकिन चौथी संक्रिया भाग है। जैसे अपन पूर्णांक 2 में पूर्णांक 5 का भाग दें तो पूर्णांक नहीं आएगा, अपूर्णांक अपने पास प्राप्त होता है 0.4 अपूर्णांक। इसी प्रकार 2 में 4 का भाग दो तो अपने पास 1/2 अपूर्णांक है, अपूर्णांक आ रहा है। लेकिन अपन ऐसा कर दें कि जैसे 6/2 दोनों पूर्णांक है, इस पूर्णांक में इसका भाग दिया तो ये पूर्णांक आ गया। अर्थात कभी तो पूर्णांक आ जाता है, कभी नहीं आता, तो ये आवश्यक जरूरी नहीं है पूर्णांक आए। अब अपन आगे हल करते हैं इसको। जब इसको परिमेय मान लिया तो 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या आएगा? P/Q, जहाँ P/Q पूर्णांक है, यानी पूर्णांक बटा पूर्णांक, पूर्णांक बटा पूर्णांक का अर्थ होता है परिमेय। ठीक है जी, पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दें तो परिमेय आता है। अब इसको आगे हल करें, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे तो अपने पास आएगा रूट 3 बराबर 5 माइनस P/Q, या रूट 3 बराबर ये 5 क्या है? पूर्णांक, पूर्णांक है कि नहीं? 5 को हम पूर्णांक ही तो लिखें, ये माइनस ये भी तो पूर्णांक है,
बटा पूर्णांक, पूर्णांक ही आएगा। या फिर आप इसको इस तरह से हल नहीं करते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले लघुत्तम ले लो, लघुत्तम q तो 5q माइनस p। अब इसको आगे लिखें अपन 5 गुणा पूर्णांक माइनस पूर्णांक बटा पूर्णांक, यही तो हुआ, बराबर 5 को पूर्णांक से गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा, और इसमें से पूर्णांक को घटा दें तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अरे ये टोटल पूर्णांक हुआ कि नहीं, 5 गुणा पूर्णांक मीन्स पूर्णांक, और पूर्णांक में पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो अंश का मान पूर्णांक हुआ तो हर का मान भी पूर्णांक हुआ कि नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि √3 बराबर परिमेय, पूर्णांक बटा पूर्णांक को परिमेय लिखते हैं। लेकिन हमने पूर्व में सिद्ध किया था कि √3 तो अपरिमेय है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, परिमेय। इसका मतलब ये √3 जो अपरिमेय था उसका विरोधाभास हो रहा है, इसलिए माना हुआ कथन गलत है। अब इसमें ये लिखना पड़ेगा, क्या लिखें, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए माने हुए कथन का विरोधाभास होता है, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात इस तरह से यदि 2 अंक वाली या 2 पद वाली संख्या हो और अपरिमेय सिद्ध करना हो तो आपको ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। √3 यहाँ पर देखो परिमेय आया, पूर्णांक बटा पूर्णांक का अर्थ आपने परिमेय माना है, ये देखिए, तो परिमेय लिखें इसको, जबकि आपने पहले ही सिद्ध कर दिया कि √3 तो अपरिमेय है। तो √3 अपरिमेय है, जबकि ये जब आप ये कथन मानोगे तो इससे तो ये परिमेय आता है। इसका मतलब माने हुए कथन का विरोधाभास हुआ कि नहीं, और माने हुए कथन का विरोधाभास हुआ तो फिर ये कथन गलत है, अर्थात सत्य कथन क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाले प्रश्न आपको इस प्रकार से करने हैं, जैसे 11वां क्वेश्चन है तो 11वें क्वेश्चन में भी आप हल करें तो इसी प्रकार से करेंगे। इसमें भी 2 अंक हैं, 3√7 में भी 2 अंक होंगे। अब देखो इसको किस प्रकार से करते हैं, यही पूर्णांक वाली विधि अपनानी है आपको, और उसमें अभाज्य वाली स्थिति अपनानी होती है। तो ये 11वां एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल 11, जिसमें 3√2 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले अपन ये मान लेते हैं, माना 3√2 परिमेय संख्या है। अब इसको हमने परिमेय संख्या मानी, इसलिए अपने पास 3√2 बराबर p बटा q आना चाहिए, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं, p और q पूर्णांक हैं। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि पूर्णांक बटा पूर्णांक 3√2 बराबर पूर्णांक बटा पूर्णांक का मतलब परिमेय, पूर्णांक बटा पूर्णांक, ये लिख दिया। तो √2 बराबर 3 को पक्षांतरण करें तो यह आएगा पूर्णांक बटा
3 गुणा पूर्णांक, यही तो हुआ, 3 भाग में आ जाएगा। या आप इसको ऐसे नहीं करके आप पहले ये कर सकते थे, इस प्रकार भी कर सकते हो कि यहाँ पर इसको पहले पक्षांतरण कर दो 3 को, तो p/3q, ये थोड़ा आसान रहता है। √2 बराबर ये पूर्णांक, नीचे आपका 2 गुणा पूर्णांक, लेकिन 2 भी तो पूर्णांक है, और पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करें तो ये भी तो पूर्णांक ही होगा, यानी पूर्णांक बटा पूर्णांक। कैसे आया पूर्णांक बटा पूर्णांक? ऊपर तो पूर्णांक है, नीचे देखिए 2 का मतलब पूर्णांक, आगे पूर्णांक, अर्थात पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करें तो उसे पूर्णांक ही तो लिखें। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक आ गया, इसका मतलब हुआ √2 क्या है? परिमेय। जबकि आपने पहले ही सिद्ध कर दिया, लेकिन √2 अपरिमेय होने का विरोधाभास होता है। भाई यहाँ पर √2 अपरिमेय था, उसका विरोध हो गया, इसलिए माना हुआ कथन गलत है, अर्थात √3√2 एक अपरिमेय संख्या, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न आपको इस प्रकार से करने हैं, और आपकी एक्सरसाइज 1.3 के अंदर 2 ही टाइप के प्रश्न हैं। दोनों टाइप के प्रश्नों का आप लोग थोड़ा सा अभ्यास करें। अब आपकी एक्सरसाइज 1.3 में देखिए, पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए √5 अपरिमेय है। तो जिस प्रकार से आपने √2 √3 को किया था, 2 व 3 के स्थान पे 5 लिख देना। यदि 2 वाला याद है तो 2 के स्थान पे 5, 4 के स्थान पे 25, और 3 वाला याद है तो 3 के स्थान पे 5 और 9 के स्थान पे 25 लिखते हुए आप सिद्ध कर दीजिए √5 अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, अभी ये एग्जाम्पल आपने 10 नंबर किया था, सेम टू सेम वैसा ही है ये, तो ये उस प्रकार से करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में 3 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों को भी आप जो एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 किया उसी तरीके से, यानी पूर्णांक विधि से आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और बता देता हूँ। इसमें आपको दिया है पहला, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, 1/√2 अपरिमेय है, परिमेय है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए आप सबसे पहले वो ही मानेंगे, माना 1/√2 बराबर 1/√2 परिमेय संख्या। और जब इस परिमेय संख्या अपन मान लिया तो अपने पास 1/√2 बराबर आना चाहिए p/q, जहाँ p और q, p व q पूर्णांक है, ये दोनों पूर्णांक हैं। अब यदि इसको अपन हल करें तो हल करने पर √2 बराबर अपने पास आएगा q/p। अब भी ये पूर्णांक ही है, या √2 बराबर ये पूर्णांक बटा पूर्णांक, ये तो दोनों पूर्णांक ही होंगे। भाई इसको उलट दिया, √2 को ऊपर ले गए, 1 को नीचे लाए, तो ये भी तो उलट जाएंगे, q/p आ गया।
लेकिन क्यू भी पूर्णांक, पी भी पूर्णांक, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक, और पूर्णांक बटा पूर्णांक मीन्स होता है परिमेय। पूर्णांक बटा पूर्णांक का अर्थ हमेशा परिमेय होता है। जब ये परिमेय है तो यहाँ पर आपका √2, लेकिन √2 अपरिमेय होने का विरोध, यहाँ पर विरोध हो गया, क्योंकि यहाँ तो आप परिमेय कर रहे थे। पहले हमने सिद्ध किया कि √2 अपरिमेय है, का विरोध होता है, इसलिए माना हुआ कथन गलत है। अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपको इस प्रश्नमाला के प्रश्न करने हैं। 2 ही टाइप के प्रश्न हैं, दोनों टाइप के प्रश्नों का अभ्यास करना। फिर भी कोई प्रश्न नहीं आए तो आप लोग और पूछ लेना, और नेक्स्ट वीडियो लेके आए, नेक्स्ट क्लास लेके आए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।